उपन्यास पर आधारित इस संगोष्ठी में जिनके निमित्त यह आयोजन हर वर्ष होता है, मैं आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को नमन करता हूँ, आदरणीय दयानंद मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ और समृद्ध मंच है, मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सिद्धानंद जी और अभी एक समृद्ध वक्तव्य देके गए हैं जो रचना विधान पर प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, जिनको पढ़ते सुनते हुए हमने अपनी मेधा का विस्तार किया है। आदरणीय ब्रिजेन जी, इंदिवर जी, सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे साथी विद्वज्जन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये विषय है तो बहुत बड़ा, लेकिन आप कोई सिरा लेकर बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे दिलीप जी ने जिन विचारों के बारे में बातचीत की, रचना विधान के बारे में, और बहुत सलीके से उन्होंने जिन उपन्यासों को दर्ज किया, हमें लगता है कि बहुत साफगोई के साथ उन्होंने उस टेक्स्ट के बारे में बातचीत की, उसके विस्तार के बारे में बातचीत की। मैं कुछ एक बातें जो मुझे लगता है दिलीप जी उसको कहते अपने वक्तव्य में अगर समय होता, क्योंकि संगोष्ठी की अपनी एक सीमा होती है, तो मैं कुछ एक बिंदुओं पर ही बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप जानते हैं कि जब हम उपन्यास पर बातचीत करते हैं तो आधुनिक युग का महाकाव्य इसे कहा जाता है, और औपनिवेशिक युग में जिस तरह से उपन्यास रचे गए उनको लेकर आलोचकों ने कहा कि राष्ट्रीय रूपक है उपन्यास। इन सारे संदर्भों के साथ उपन्यास को पढ़ना शुरू किया जाए, उसके बारे में बातचीत की जाए। चूंकि आज का विषय जो है, इसके बारे में बातचीत करते हुए मैं आपको बताऊं कि मैं जो हमारा उत्तर समय है, वैश्वीकरण के बाद का जो समय 1990 के बाद का है, उसमें उपन्यास के रचना विधान में क्या परिवर्तन हुआ, और इस बीच में लगभग 30 वर्षों में उपन्यास में जिस तरह से लेखन हुआ है, विमर्शों में जिस तरह से लेखन हुआ है, उत्तर औपनिवेशिक दौर जिसे हम कहते हैं उसमें जो लेखन हुआ है, सबाल्टन स्टडीज के बाद का जो पूरा असर है रचना विधान पर, उस पर क्या असर है, हिंदी उपन्यास उसको कैसे आयत्त करता है और किस किस तरह से रचनाएं हुई, कुछ एक उदाहरणों से बात रखूंगा आपके सामने। लेकिन इसके पहले थोड़ा पीछे जाकर जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, कि बहुत खूबसूरत तरीके से बताया दिलीप जी ने, और बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि अक्सर जब हम बातचीत करते हैं तो ये बात कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि प्रेमचंद ने हिंदी की जो रचना विधान है, प्रेमचंद ने जिस तरह से उसकी निर्मिति की, उसके पीछे का जो पूरा संदर्भ आता है, अक्सर हम उसे हाशिए के खाते में डाल देते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है और कहाँ से उसकी निर्मिति हुई, और तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के रूप में किस तरह से उपन्यास आए, और चंद्रकांता के बारे में अक्सर बातचीत करते समय उसे भी हम उसी खाते में डालते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिसे कथा और कथानक कहते हैं, आप जानते हैं भारत किस्सों और कहानियों के बीच में रहने वाला देश है, और आचार्य शुक्ल ने जब अपने इतिहास में ये कहा कि आधुनिकता के आगमन के साथ साथ जो साहित्य की तमाम सारी धाराएं या विचार पश्चिम से आया, तो पश्चिम से एक नरेशन भी आया हमारे सामने, कथा की भूमि जिसे कहते हैं। इसलिए आधुनिक ढंग का नावल वो परीक्षा गुरु को कहते हैं। तो वो जब ये कहते हैं तो इसको हम जब व्याख्यायित करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं सिर्फ परीक्षा गुरु के बहाने हम हिंदी उपन्यास की एक अंतर यात्रा करें। असल में इसके पहले की जो पूरी संस्कृत की परंपरा है, हमारी कथा भूमि, जो हमारी समृद्ध कथा भूमि है, उससे हम चीजों को ग्रहण करते हैं। अगर आप उस उपन्यास वाले निबंध को पढ़ें जो आचार्य शुक्ल जिसमें लिखते हैं, जब वो ये बातचीत कहते हैं तो उस उपन्यास नाम का उनका शीर्षक का निबंध भी है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बताया है कि उपन्यास का मतलब सिर्फ या जीवन के तमाम सारे स्रोतों का चित्रण कर देना नहीं है, चित्रों को या कल्पना के आधार पर उसका चित्र ले लेना नहीं है। कल्पना की जगह अनुमानित सत्य के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं अनुमान के आधार पर उसमें से तमाम सारे चित्रों को हम छांटते हैं, और जीवन में जितनी तरह की विविधताएं हैं, उन विविधताओं में जीवन के जितने रंग बिखरे हुए हैं, उन रंगों में हम उसके नमूनों को छांट कर फिर एक रंग बनाते हैं, और फिर उपन्यास का रचना विधान बनता है। ये बहुत सलीके से आचार्य शुक्ल जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसी के लिए उन्होंने जो नरेशन कहा कि आधुनिकता में जो एक नरेशन आया हमारे सामने, जो आधुनिकता लेकर आई, उससे हिंदी में कथा तो थी हमारे भारतीय चेतना में, लेकिन कथानक नहीं बन पा रहा था।
तो आप देखें सिर्फ कथा से कथानक की एक यात्रा बनती और उसी यात्रा की तरफ दिलीप जी इशारा कर रहे थे और बहुत सही कह रहे थे। मुझे लगता है इस पर प्रदीप सक्सेना ने भी काम किया, उसे देख लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता नाम का जो उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का, वो पहली बार रचना विधान में कथानक को बुनता है। और कथानक का मतलब क्या हुआ, एक कहानी में दूसरी कहानी घुसी है, दूसरे में तीसरी कहानी घुसी है और कहानी के लेयर्स कई तरह से हैं और बड़े दिलचस्प तरीके से उन कहानियों को आप पढ़ते हैं। और लेकिन एक खास बात ये, वो सारी कहानियां दूसरी कहानियों के साथ एक झीने तंतु के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कथा से कथानक की यात्रा है, कि कथानक का मतलब ये नहीं कि कोई कहानी शुरू हुई और गई तो उसका रूप ही नहीं बन रहा है। एक कहानी में दूसरी कहानी चल रही है, दिलचस्प तरीके से तीसरी कहानी आती है, लेकिन उसी कहानी के बीच में तमाम सारी कहानियां आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। और यह जो कथा विधान है एक तरह से भारतीय परंपरा को भी आयत्त करता है और पश्चिम की उस कथानक की यात्रा को भी अपने अंदर लेता है। और औपनिवेशिक युग में ये कथा यात्रा जिस तरह से रची गई, जो ये रचना रची गई, साम्राज्यवाद के प्रतिरोध में भी एक रचना वो बनाती है अपनी तरह से। तो उसके संदर्भों में बहुत सारे रूप हमारे सामने आते हैं जिनकी चर्चा की दिलीप जी ने। मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी में प्रेमचंद ने एक जमीन बनाई और प्रेमचंद ने जो जमीन बनाई उसका विस्तार बाद में उसी जमीन पर एक दूसरा विस्तार करते हैं फणेश्वर नाथ रेणुमैल आंचल लिखकर, जिसकी तरफ इशारा किया नागार्जुन और तमाम सारे रचनाकारों का इन्होंने। और उसके बाद बहुत सारी धाराएं हमारे सामने आती हैं, इतना अवकाश नहीं कि उन धाराओं पर मैं बात करूं आपके सामने। लेकिन सन 1990 के बाद का जो भारत है जो बदलता है, और ये बात सत्य है कि उपन्यास इस दौरान 21वीं सदी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली विधा है। तो आपके लिए तो ये कहा जाता है कि ये जो नव औपनिवेशिक समय है, इसमें तो हमारे पास छोटी रचनाओं को पढ़ने का समय है। लेकिन इसके उलट आप देखें कि अक्सर इस बीच उपन्यास ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। जीवन को ज्यादा बड़े कैनवस में हम पढ़ना चाहते हैं और इसकी भूख कहाँ शांत होती है, उपन्यासों में शांत होती है। और दूसरी तरफ अगर वैचारिक तरीके से बातचीत करें आप, तो जो एक रेखी तरीके से समस्याएं थी वो उस तरह से नहीं रह गई। सूचना युग जिसे कहते हैं, वैश्वीकरण का युग कहते हैं, उसमें हमारे सोचने समझने की जो चीजें हैं किस तरह से बदल गई हैं। और वैश्विकता की इस पैरेलल समानांतर दुनिया में जो एक लोकेल जिसे कहते हैं, स्थानिकताएं, उनको रचने की कवायद ज्यादा आपके सामने दिखाई देती है। मैं कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा चीज ये कि 90 के बाद ही वैश्वीकरण के इस दौर में जो हाशिए की आवाजें हैं वह कैसे उपन्यास साहित्य में आती हैं, जिसमें आदिवासी, दलित और स्त्री की आवाजें आती हैं। लेकिन इन आवाजों को परखने के लिए आपके पास एक बना बनाया जो आलोचकी चश्मा है उससे अलग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अक्सर हम हमारे विद्यार्थी शोध करते हैं, शोध में हम दलित जीवन, प्रेम और प्रतिरोध एक खांचा बनाते हैं, उसी में सारे उपन्यासों कहानियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आदिवासी में जल जंगल जमीन, ऐसे जो पदबंध हैं ये उपन्यास इनसे ऊपर है। आप पढ़ें उन उपन्यासों को, उसके नरेशन में जाएं तो हर उपन्यास अपनी एक अलहदा कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता है। मसलन कुछ एक उदाहरण जिससे बातचीत करता हूं, जैसे एक उदाहरण ये है कि स्त्री जीवन के बारे में जब आप बातचीत करते हैं तो आप जानते हैं कि स्त्री जीवन की जो पूरी सैद्धांतिकी है पश्चिम से जो आई हुई है, उसके साथ साथ भारतीय स्त्रीवाद का पूरा जो चेहरा उभरता है उसमें चित्रा मुदगल का आमा, मृदुआगल का कट गुलाब, ममता कालिया का दौड़ और अलका सरावगी का कलकथा बाया बाईपास। मैं छोटे उदाहरण सामान्य उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, कुछ एक उदाहरण। आप आमा को पढ़ें तो आमा का मतलब सिर्फ स्त्री जीवन का एक संदर्भ ही उसमें नहीं आता, उसमें भारतीय स्त्रीवाद का पूरा चेहरा कैसे उभरता है और एक नए कथानक के साथ वह उपन्यास आपके सामने आता है। ठीक इसी तरह दौड़ उपन्यास को पढ़ें तो जो बाजार और बाजार की नैतिकता और उसके बीच में परिवार समाज के बीच में जो पिसती हुई स्त्री है उस पर ममता कालिया लिखती हैं। वैश्विक तरीके से भारतीय स्त्री कहाँ वहां दिखाई देती, एक नया चेहरा वहां नए टेक्स्ट के साथ आपके सामने आता है। और अलका सरावगी का उपन्यास अगर आप पढ़ें, कलकथा बाया बाईपास, मुझे लगता है कि जो कथा विधान जिसे कहते हैं, कथा की जो रचना भूमि जिसे कहते हैं, उसे तोड़ने का काम कलकथा बाया बाईपास करती है। और ये उपन्यास जितना अपने कथानक के लिए याद किया जाता है उससे ज्यादा कथा के रचना विधान के लिए याद किया जाता है। यह उपन्यास आते ही चर्चा में आया। आप पढ़ें
कि राजस्थान के राजपुताने से उखड़ा हुआ एक परिवार, मारवाड़ी परिवार, जो कलकत्ते में आता है और लगभग 225 वर्षों की पूरी कथा की जमीन। इंदिवर सर प्लीज थोड़ा सा 10 मिनट बोलूंगा बस जी, सुने। तो उस रचना भूमि के बारे में बातचीत करें तो आप देखें कि उसमें 225 वर्षों को 6 पीढ़ियों को कैसे एक कथा में पिरोया गया। और ये रचना कौशल की बात है। एक स्त्री, उसमें सिर्फ स्त्री संदर्भ नहीं है, वो पूरा आजादी से पहले 1757 से शुरू करके 2000 तक की पूरी कथा उसमें कैसे आती, 1857 के महासंग्राम से लेकर उसमें, और पत्र शैली में वो बार बार चीजें आती, नरेटर के रूप में कैसे उपन्यासकार वहां उपस्थित है, और परत दर परत बहुत सुंदर तरीके से उपन्यास रचा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में जो रचना का विधान बदला, उसमें यह उपन्यास एक नई दस्तक के साथ आता है। तो उसे पढ़ने के लिए सिर्फ बने बनाए चश्मे से तो पढ़ नहीं सकते आप। तो इसीलिए देखिए, उत्तर औपनिवेशिक समय जिसे हम कहते हैं, उस उत्तर औपनिवेशिक समय में तमाम सारी जो हाशिए की आवाजें हैं, उन आवाजों को तफसील से समझने के लिए इस उपन्यास को आप गहराई से पढ़ें तो आपके सामने ये बात उभरती है। एक तो यह उदाहरण आपके सामने। दूसरा जो उदाहरण है, 1994 में एक उपन्यास आया, मुझे लगता है कि उनको जरूर याद किया जाना चाहिए कि एक ढांचों के बीच में कुछ बड़े उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद की जमीन का अपनी तरह से विस्तार करते हैं। प्रेमचंद जिस दौर में लिख रहे थे, उस समय उन्होंने स्त्रियों की बात भी की, उन्होंने दलितों की बात की, हाशिए के आवाज की बात की, और एक सही बात है, उनके उपन्यास राष्ट्रीय रूपक की तरह रचे गए। लेकिन हमारे समय में जिस तरह से देश, समाज, राष्ट्र और वैश्वीकरण का ताना बाना दिखाई देता है, उसमें उन उपन्यासों पर बातचीत करिए तो आपको लगता है कई बार जीवन में जो आशा है, जिसे कहते हैं, जिसे जीवन का रस कहते हैं, उसको जीवन की छोटे छोटे आपाधापी में जीवन का रस खोज लेने की शक्ति जिसे कहते हैं, कोई कैरेक्टर ऐसे बुना जाता है सहज जीवन के बीच में। उस उपन्यास को अगर आप पढ़ें तो मुझे लगता है नौकर की कमीज जरूर पढ़ना चाहिए आप। नौकर की कमीज 1994 में लिखा हुआ उपन्यास, और ये उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं। आप जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल समर्थ कवि भी हैं और उपन्यासकार भी। और उस उपन्यास में नौकर की कमीज में वो जो कैरेक्टर रचते हैं संतू बाबू का, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। वो सामान्य कस्बाई नुमा एक जगह है जहां पर वो क्लर्क का काम करते हैं, छोटी नौकरी उनकी है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, उसमें तमाम सारी संदर्भों के बीच में वो जो मालिक का मकान है, उस मकान में एक कमीज है, नौकर की कमीज, और उस कमीज को पहनना है नौकर को, और उस कमीज का जो नाप है असल में एक ही नाप है। उस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको अंधेर नगरी का फांसी का वो फंदा याद आएगा कि जिसमें मोटा गला और पतला गला, लेकिन फांसी का फंदा तो वही है। और उसमें बहुत सुंदर तरीके से नौकर की कमीज को वो पहनता है, वो संतू बाबू, आप ध्यान रखिए। लेकिन घृणा भी उसके अंदर आती है। लेकिन इस उपन्यास में खूबसूरत चीज ये है कि दुख के तमाम सारे क्लीशों, इन संदर्भों के बीच में जो भारतीय चेतना की खूबसूरती है वो क्या है कि विषमताओं में भी जीवन का रस खोज लेना, जिसे आध्यात्मिक रस कहते हैं कई बार आप, कि दुख तुम दोगे लेकिन दुख मैं लूंगा ही नहीं। दुख का जश्न मनाने की कला, और वो दुख का जश्न मनाने की जो कला है, सब प्रतिरोध कर देना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें आगे बढ़ के काम करता है। वो नौकर की कमीज के बहाने आप देखें कि वो छोटे छोटे संदर्भों में, चूंकि विनोद कुमार शुक्ल हम जानते हैं कि हमारे समय के ऐसे कवि हैं जहां हमारी निगाहें नहीं जाती, उन सारी जगहों पर वह सौंदर्य की तलाश कैसे करते हैं, तो वो सुंदरता के साथ नौकर की कमीज में उसका उपयोग करते हैं। एक छोटा सा कथन है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आत्महत्या के बारे में उन्होंने लिखा कि किसी के दुख के परिणाम से कोई जहर नहीं खा सकता, यह तो षड्यंत्र होता है। आदमी को बुरी तरह से हराने के बाद जहर का विकल्प सुझाया जाता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में दुख से कोई आत्महत्या नहीं करता। तो वो जो उसके बारे में जिस तरह से बातचीत करते हैं, उसका जो नायक है अंत में, कि उसका घर छू रहा है बरसात से, उसके टीन उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी है, उससे कहता है घबराओ मत, लंबी सांस लो, जीवन का रस खींचो अपने अंदर, और जीवन की ताजगी खींचो।
मुझे लगता है इन सारे संदर्भों से एक नया पाठ अगर आप पढ़ें नौकर की कमीज का, तो आपको लगेगा कि सिर्फ वैचारिकी का जो घटाटोप है उसी से उपन्यास नहीं बनाया जाता। उन तमाम सारे संदर्भों से उपन्यास बनता है जिसकी तरफ आचार्य शुक्ल की इशारा कर रहे थे, जिसकी तरफ उपन्यास नाम के निबंध में प्रेमचंद भी इशारा कर रहे थे। उत्तर समय में इस तरह से हमारे सामने वो चीजें आती हैं। एक पक्ष तो ये मैं रखना चाहता। अब दूसरी बात रख के अपनी बात समाप्त करूंगा मैं, कि साथियों ये कहा जाता है कि अब जिस तरह से जीवन में हमारे बहुत सारे रंग जिस तरह से उभर कर आ रहे हैं, उसमें उपन्यास का जो नरेशन है उसी में बहुत सारे कथेतर गद्य के नरेशन घुस गए हैं। अब जैसे कि उपन्यास में कहानी उपन्यास तो कथा विधान में लिया जाता है, लेकिन उसी उपन्यास में आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, पत्र, यात्रा, साहित्य सब एक साथ कैसे एक दूसरे के साथ गलबैयां कर रहे हैं। इसे कहते हैं उत्तर समय में विधाओं की जो आवाजाही का एक कोलाज आपके सामने दिखाई देता है, ये कथा विधान को विस्तृत करता है। और इस विस्तार की के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो आपके सामने काशी का 80 जैसा उपन्यास जो बनारस में लिखा गया, आप जानते हैं कि उसमें मैंने बताया कि ग्लोबल के सामने लोकल कैसे आता है, और लोकल मनुष्य नहीं है, स्थान है, और उस स्थान को बड़ी खूबसूरती से रचा गया। 80 का जो इलाका है वो नायकत्व पाता है वहां पर, और उसमें बहुत सारे संदर्भों के साथ, विवरणों के साथ, क्योंकि इस उपन्यास में रेखाचित्र भी है, यहाँ आत्मकथा भी है और संस्मरण भी है, लेकिन इन सबसे मिलकर वह उपन्यास बनता है। और उसको पढ़ने का जो सुख हमारे सामने आता है, आप पढ़ें, और भदेश भाषा में है तो भदेश भाषा में, क्योंकि आप जानते हैं ननद भौजाई का रिश्ता है 80 से काशी में, और वयस्कों के लिए वह उपन्यास नहीं है, ऐसा सूचना देता है उपन्यासकार शुरू में। इसलिए नैतिकता के मारे लोगों के लिए उपन्यास वह नहीं है। तो एक नई तरह से भाषा का विधान कैसे उपन्यासकार रचता है, आप उसके साथ पढ़ें उस उपन्यास को, तो आपके सामने बड़ी खूबसूरत तरीके से वो बातें आती हैं। एक और उपन्यास का जिक्र मैं करना चाहता हूं। 2014 में एक उपन्यास आया, अखिलेश का निर्वासन। आप जानते हैं अखिलेश हमारे सामने हमारे समय के बहुत बड़े गद्यकार हैं। वो कथेतर गद्य में भी बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, कहानियां उनकी इतनी बहुत महत्वपूर्ण, 90 के बाद के बहुत बड़े कहानीकार हैं। और उपन्यास जो निर्वासन उन्होंने लिखा, उस निर्वासन को जो एक ढंग से हम निर्वासन के बारे में बातचीत करते हैं, उसको देखने का नजरिया उन्होंने बताया कि कैसे इस वैश्वीकरण के दौर में हम सब निर्वासित हैं। असल में हम सबके यहाँ जीवन का निर्वासन दिखाई देता है। उस निर्वासन के बारे में बातचीत करते हुए, चूंकि वो अवध प्रांत से आते हैं, तो उस उपन्यास में आपको अवधी भाषा का बड़ा खूबसूरत रूप मिलेगा, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। निर्वासन उपन्यास में उन्होंने दिखाया है कि अक्सर हम विस्थापन के बारे में जब बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमारे पुरखे जो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश से गए, मॉरिशस, सूरीनाम, तमाम सारे देशों में वह विस्थापन का दंश उन्होंने झेला। उन्होंने कहा विस्थापन सिर्फ ये नहीं होता, और उस विस्थापन में पीढ़ियों का विस्थापन अलग अलग होता है। उसमें 3 पात्रों का जिक्र आता है। एक है राम अजोर पांडे, और राम अजोर पांडे अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत परेशान है। सूरीनाम ले जाया गया उनके पुरखे को, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं वो, और कैसे उनके बारे में स्मरण करके वो तमाम सारी चीजों को महसूस करते हैं उस विस्थापन को। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी है, उस सूर्यकांत पांडे नाम के पात्र हैं, जिनका अपने माता पिता से नहीं बनता और नौकरी में भी नहीं बनती, तो वो कैसे एक विस्थापन वो झेलते हैं, उसके बारे में। लेकिन दिलचस्प इस उपन्यास में यह है कि एक चाचा जी हैं, और वह चाचा जी कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन वो कहते हैं कि विस्थापन का यह दंश मैं जो झेल रहा हूं एमएमएस और ईमेल के जमाने में, वह विस्थापन कौन सा है, तो चिट्ठी में लिखते हैं उस विस्थापन को, और उस चिट्ठी का वो विस्थापन, ये नया नरेशन है उपन्यास का। आप पढ़ें तो एक ही सेट्स को कितनी तरह से समझा जा सकता है। इसलिए निर्वासन की जो संस्कृति है, निर्वासन का जो की संवेदना है, उसको इस उपन्यास में कैसे लिखा है। और ये बात भी बता दूं आपको कि अखिलेश, श्रीलाल शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा को फेंट कर अगर कोई गद्य बनता है तो वो आपको अखिलेश का गद्य आपके सामने आता है। खूबसूरत व्यंग भी है और संवेदना की गहराई भी है। मैं वो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। असल में इन प्रक्रियाओं से हम सब गुजर रहे हैं, तो उसको कैसे उपन्यासकार उसमें दर्ज करता है। चाचा की चिट्ठी है
कि मैं पांडे के बाबा या पांडे की तरह नहीं हूं। मैं जिस सुल्तानपुर में बचपन में धूल मिट्टी खाता रहा वही हूं, लेकिन मैं बिछुड़ने की तकलीफ कम नहीं सह रहा हूं। मेरा पूरा समय ही लोप हो गया है। मेरे सारे अपने, मेरा घर, परिचय मुझसे दूर कर बहुत दूर जा गिरे हैं, या मैं उनसे बेदखल पाताल में पटक दिया गया हूं। हर विस्थापन में वापसी होती है, लौटने की गुंजाइश होती है, या उसका सपना रहता है, मगर मैं जो विस्थापन भुगत रहा हूं उसमें लौटना बिल्कुल नहीं है, लगातार दूर होते जाना। और ये विस्थापन के बारे में बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है। और इसका मतलब यह है कि ये जो निर्वासन की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यह उपन्यासकार बहुत गहराई से हम सब कैसे निर्वासित हैं। कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कहीं परिवार और समाज, हम गांव से बाहर हैं लेकिन गांव जा रहे हैं, वो गांव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो विस्थापन कैसे हम महसूस करते हैं, और चिट्ठी कैसे गुम हो, तमाम सारे दंश को इसमें बहुत खूबसूरती से उपन्यास में लिखा गया। अंतिम बात यह कि वो मैं दिलीप जी की बात से फिर जोड़ता हूं कि चूंकि उपन्यास पढ़ने की विधा में तमाम सारी चौहद्दियों को उसने तोड़ दिया, तो जैसे ये स्थानीयता से जुड़ा है इसलिए जिक्र कर देना जरूरी है, बनारस से भी जुड़े रहे हैं प्रोफेसर तुलसीराम, और बहुत सुंदर जिक्र किया उन्होंने कि प्रोफेसर तुलसीराम के जो दो आत्मकथाएं हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका, इसे हमें उपन्यास की तरह पढ़ा जाना चाहिए। और इसके पहले जूठन जैसा उपन्यास कहा गया अगर, और वह उपन्यास नहीं आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो यह भी उपन्यास है। और इस उपन्यास को बड़ी खूबसूरती से इसलिए रचा गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ ज्यादातर उपन्यासकार जो हैं, ज्यादातर आत्मकथाकार हैं, वो छोटे आत्मकथा, छोटा जीवन है लेकिन बड़ी आत्मकथाएं रचते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये बड़ा रचनाकार है, जीवन के अंतिम समय में उन्होंने ये रचनाएं रची हैं। तो इसमें जैसे कर प्रसाद की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जिसमें आत्मकथा अंक में जब उसे मांगा प्रेमचंद ने, तो उन्होंने एक कविता दी, और बड़ी खूबसूरत कविता की पंक्ति है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये जो उस समय का बड़ा रचनाकार बोल रहा है, जिसके पास इतना सब कुछ था कहने को। लेकिन हमारे समय के हर रचनाकार, जिनका कद कितना बड़ा है ये तो समय तय करेगा, लेकिन आत्मकथा में कैसे वो आत्मकथा अपनी रचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर तुलसीराम जैसे बड़े रचनाकार, प्रोफेसर तुलसीराम ने मुर्दहिया रचा। आप ध्यान रखिए, मुर्दहिया आजमगढ़ का एक लोकेल है, और उस मुर्दहिया के बहाने उन्होंने जो आत्मकथा में आजमगढ़ या भोजपुरी जीवन का पूरा समाजशास्त्र रचा। प्रोफेसर शंभुनाथ जी ने इस पर एक टिप्पणी की है कि इस आत्मकथा को भोजपुरी समाज की आत्मकथा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जिसमें भोजपुरी, आप ध्यान रखिए कि मुर्दहिया एक ऐसी जगह है जहां कोई भेद नहीं है मनुष्य और पशु, इकोसिस्टम है पूरा उसके पास, वहां सिर्फ प्रतिरोध ही नहीं है। और इस आत्मकथा की खूबसूरती ये है कि बड़े बनाए ढांचे में जो दलित आत्मकथाएं उससे अलग ये आत्मकथा है। यहाँ पर नेहरूवियन मॉडल जो है, जिसमें समन्वयवादी आधुनिकता जिसे कहते हैं, कि दलित आत्मकथा में अक्सर एक खांचा होता है कि जिसमें सवर्ण बनाम अवर्ण वाली जो आत्मकथाएं हैं कि सिर्फ प्रतिरोध की संस्कृति ही रची जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जिन पात्रों को लिया है जो जीवन में गहरे धंसे हुए हैं, जो क्रूरता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो सवर्ण है वही क्रूरता करता है, उसके आसपास के लोग भी कैसे होते हैं। बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो उस संदर्भ में आप देखें कि बड़े रोचक तथ्यों के साथ यह आत्मकथा चलती है। और दूसरा पार्ट इसका मणिकर्णिका है, वह भी एक लोकेल है, और मणिकर्णिका बनारस का एक लोकेल है। आप जानते हैं वह इस वैश्वीकरण के जमाने में हमारे आध्यात्मिकता का एक खूबसूरत केंद्र है मणिकर्णिका। और उस मणिकर्णिका के बारे में वो जब लिखते हैं तो बाजार के प्रतिपक्ष में कैसे मणिकर्णिका को खड़ा करते हैं, उसमें तमाम सारे संदर्भ आते हैं। उसमें नेहरूवियन चेतना आती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हुआ उनका पूरा समय आता है, मार्क्सवादी चेतना आती है, और फिर जेएनयू में पढ़ाते हुए अपने अंतिम समय में कैसे बुद्ध को वो पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इस आत्मकथा में आती हैं। तो मुझे लगता है कि रचना विधान के तौर पर उपन्यास हमारे समय के समाजशास्त्र को, हमारे समय के दर्शन को, हमारे समय के तमाम सारे भूगोल को कैसे बड़े फलक पर रचता है। और हिंदी उपन्यास इस मामले में बहुत समृद्ध है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समय के जो बड़े चिंतक रहे हैं, जैसे विद्यानिवास जी
को पढ़ें आप तो सपने कहाँ गए जैसा निबंध संग्रह अगर आप पढ़ें, उसमें उन्होंने बहुत सारे संदर्भों के बारे में बातचीत की है। मुझे लगता है कि उन टूल से आप इन उपन्यासों को और बेहतर समझ सकते हैं। तो बहुत अवकाश नहीं है मेरे पास, मैं बस इतना ही आपके सामने कुछ कहना चाहता था। आपने समय दिया और धैर्य से आप सबने सुना, बहुत शुक्रिया।